सॉरी। नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्त्रीकाल के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरे साथ होंगे आज वरिष्ठ पत्रकार हेमंत कुमार। वो आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे। लेकिन पिछले 24 से 36 घंटे में जो बिहार में हलचलें हुई हैं, उसका बिहार की राजनीति में लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। सबसे बड़ी हलचल जो हुई वह थी नीतीश कुमार और चिराग पासवान की बड़ी सुहृदय ढंग से बड़ा ही, देखिए पहले जोड़ लेते हैं, आ गए हैं हेमंत जी। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो बड़ा ही कोजी वातावरण में उन दोनों की मुलाकात हुई और कहा यह जा रहा है कि उनकी सारी मांगे भी, जो वो जिन विषयों को लेकर गए थे, वो उस पर बड़ा पॉजिटिव सकारात्मक रुख रहा नीतीश कुमार का। लेकिन ये सब तो होता रहता है। नेता जब किसी भी दल की ओर जाता है, खास करके सांसद सरकार की तरफ, तो ज्यादातर काम हो जाया करते हैं। लेकिन इससे बात बड़ी है, और बड़ी है जब चिराग पासवान बाहर आकर के स्टेटमेंट जारी करते हैं कि बिहार में की राजनीति में वो आएंगे, बाद में आएंगे। यानी वो कह रहे थे कि बिहार की राजनीति में आने वाले हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और बिहार में ही उनका मन लगता है। लेकिन उन्होंने आकर स्टेटमेंट जारी किया कि नीतीश कुमार, यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे बिहार का। एक स्टेटमेंट। एक दूसरा स्टेटमेंट इसके साथ ही चिराग पासवान ने दिया कि यदि विजय शाह मतलब मध्य प्रदेश में जो मंत्री हैं, जिन्होंने कर्नल सूफिया कुरैशी के लिए सेक्सिस्ट और कम्युनल टिप्पणियां की थी, तो उनके बारे में कहा कि यदि वो मेरी पार्टी में होते तो मैं निकाल देता। तो एक साथ एकदम डबल एज, एकदम दो तीर एक साथ, जिसके दिल में, कलेजे में धंसी होगी, धंसे होंगे वो दोनों तीर, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कलेजे में। क्योंकि एक तरफ नीतीश जी के नेतृत्व को लेकर के सीधे सीधे बयान, चिराग पासवान का बयान, अभी कोई वैकेंसी नहीं है, वही नेतृत्व करेंगे, और दूसरी तरफ बीजेपी को इशारा करना कि बीजेपी ने जो विजय शाह अपने मंत्री को नहीं निकाला है वो गलत किया है। ये दोनों ही स्टेटमेंट भविष्य की राजनीति का संकेतक है। हम इस पर बात करने वाले हैं। नेताओं के अपने अपने बयान, जो बयानों के बड़े और उनके जेस्चर के बड़े मायने। एक दूसरी घटना घटी और वह थी कि हर स्टेट के साथ, हम लोग कहते हैं, कई लोग हमारे यहाँ नाराज हो जाते हैं हमारे सोच को देख करके, लेकिन हर अपने स्टेट के साथ जो है प्रशांत किशोर खुलते चले जा रहे हैं और नेता से मैनेजर की भूमिका में पहुंचते। तो हम लोग बात करेंगे, उनकी पार्टी को ज्वाइन किया है पप्पू सिंह ने। मूलतः वो उदय सिंह है। उदय सिंह पूर्णिया से 2 बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, याद करिएगा, पहले इसको नोट करके रख लीजिए। बड़ा रसूखदार परिवार है, कई IPS हैं। उनकी मां भी 2 बार कांग्रेस की सांसद रही है। उनकी बहन भी औरंगाबाद से श्यामा सिंह सांसद रही हैं। निखिल कुमार जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, उनकी पत्नी भी हैं, और वो कांग्रेस से ही सांसद रही हैं औरंगाबाद की। तो रसूखदार परिवार है। पप्पू यादव के साथ उनकी राइवलरी बहुत पुरानी है। जो भी पटना की राजनीति को जानते समझते हैं, प्रशांत किशोर की राजनीति को जानते समझते हैं, वो जानते हैं कि जनसुराज की स्थापना से ही उदय सिंह और पप्पू सिंह की बड़ी भूमिका रही है। तमाम समर्थन उनके द्वारा उन्हें हासिल है। उनके भाई जो आजकल बीजेपी में हैं, दूसरा बीजेपी नाम आ गया, वो फैसिलिटेट भी करते हैं जनसुराज को अकोमोडेशन के लेवल पे और दूसरे चीजों के। तीसरी तरफ चर्चा है कि उनके नंबर 2 आनंद मिश्रा बीजेपी की ओर जाने के भी, बीजेपी भाजपा ज्वाइन करने की भी बात कर रहे हैं, अभी तक ज्वाइन किया नहीं है।
तो ये जितना स्टेप लेते हैं प्रशांत किशोर उतना ही खुल जाता है। तो ये दूसरा विषय है। और तीसरा, राष्ट्रीय जनता दल में बड़े बदलाव की तैयारी है संगठन स्तर पर। इन तीनों ही विषयों पर हम अगले, अब इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होने वाला है इस पर बात करने वाले हैं वरिष्ठ पत्रकार हेमंत जी से। इसलिए एक बार फिर से स्वागत है हेमंत जी। सबसे पहले हम लोग किस पर बात करें? चिराग पासवान को छोड़ दें, बीच में लेके आते हैं। पहले हम लोग पप्पू और इस पे बात करें। चलिए चिराग से ही बात। तो चिराग जी के बारे में आपने सुना, मुलाकात अच्छी रही चाचा जी से, और खबर यह भी है कि रामविलास पासवान जी के आदमकद तस्वीर बनने की बात है, प्रतिमा लगाए जाने की बात है, वो सब है। और उनके दो स्टेटमेंट कि बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है, नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे, ये एक बीजेपी को मैसेज नहीं है क्या? और दूसरा कि हमारी पार्टी में होते तो हम निकाल देते विजय शाह को, मंत्री विजय शाह को। यह भी, भले ही वो निकालते या नहीं निकालते वो आप बताएंगे, आप उनके पार्टी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको नहीं निकाला उन्होंने, लेकिन ये बयान, तो क्या नीतीश जी खेल रहे हैं, मोहरा बना रहे हैं ये चिराग पासवान को? क्या चिराग पासवान अब खुद तैयार हैं नीतीश कुमार का मोहरा बनने के लिए? हेमंत जी। धन्यवाद। मुझे लगता है कि जो कुछ दिख रहा है हकीकत उससे अलग है और वो पर्दे के पीछे है। सामने जो दिखाई दे रहा है उसमें मुझे हकीकत कम और वो एक तरह से उसमें फंसाना ज़्यादा नज़र आ रहा है। वो इसलिए कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के रिश्ते जग जाहिर हैं। चिराग पासवान कभी भी नीतीश कुमार के बहुत ट्रस्टेड व्यक्ति नहीं रहे हैं। चिराग पासवान का प्रयोग उनके खिलाफ होता रहा है। अब सवाल उठता है कि चिराग पासवान से जो उनकी मुलाकात हुई है नीतीश जी की, तो क्या यह सब कुछ जो अतीत में जो कुछ हुआ है, क्या वो सब कुछ भुला देने वाली स्थिति आ गई है या कुछ नया होने वाला है? मैं समझता हूँ कि यह कहना कि मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है, इससे ये बात नहीं बनती है कि बिल्कुल नीतीश जी ही अगर ये एनडीए को बहुमत मिला तो नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे। नहीं, वो कह रहे हैं कि वो बिहार का नेतृत्व वही करेंगे। ये क्या बीजेपी पे दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा नहीं? हाँ, इसमें दोनों ही बातें हैं। बीजेपी की भी मजबूरी है। आज की तारीख में जो रियलिटी है उसमें बीजेपी भी इस चीज को समझ रही है कि उसके पास एक ऐसा चेहरा चाहिए जो कितना भी ये हो, उसको गिरावट के दौर से चल रहा हो, लेकिन उसका बाजार भाव कितना भी गिर गया हो, लेकिन फिर भी वह उसकी पहचान अपने आप में एक बड़ी बात है। और इस तरह की पहचान रखने वाला खास करके एनडीए के भीतर में कोई नेता नहीं है बिहार में। बीजेपी के पास भी नहीं है और दूसरे दलों की तो छोड़ ही दीजिए आप। तो वह जो नीतीश जी नाम का जो प्राणी है, उसकी जो अपनी पहचान है, वो भीतर से भले ही कितना भी खोखला हो गए हो, लेकिन वह एक पोस्टर में जो उनकी अहमियत है, उस अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता है। और वह अहमियत जो है वो एक तरह से बॉन्डिंग का काम करती है। यानी कि महागठबंधन के ये महागठबंधन नहीं, सॉरी, एनडीए के भीतर में एक तरह से जुड़ाव का काम करती है। क्योंकि आज की तारीख में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है बीजेपी में, जो दोनों लोग हैं सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा, इनकी हैसियत नहीं है कि वो अपनी पार्टी, दूसरों की तो छोड़ दीजिए, अपनी पार्टी में भी बहुत एकता बना करके रख सके। उसके लिए जो संगठन प्रभारी हैं या बीजेपी का जो आला कमान है, वो उसका हस्तक्षेप चाहिए। अन्यथा इनका नेतृत्व जो है पूरी पार्टी एक तरह से कबूल कर लिया हो, ये ऐसा नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि जो चिराग पासवान जो कुछ कह रहे हैं उसमें यह है कि निश्चित रूप से सवाल एक बड़ा बिहार की राजनीति में खड़ा हो चुका है कि नीतीश जी अब अगली बार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। नीतीश जी शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो चुके हैं, वो फेज आउट हो रहे हैं। ये नीचे तक, गांव गिराव तक ये चर्चा है नीतीश जी के कमजोर हो जाने की।
नीतीश जी के अपने नियंत्रण में नहीं रहने लेकिन ऐसे में चिराग पासवान का जो बयान है सर, उसको आप कैसे देखते हैं? या तो तुला संतुलन ये है कि सीट लेने के लिए वो बीजेपी पे दबाव बना रहे हैं, या दोनों कल जो मुलाकात हुई है दोनों में कोई स्ट्रेटजी तय हुई है, क्योंकि इस हालत में तो है ही कि वो मुलाकात कर रहे हैं देखिए, कि उसमें दोनों बातें हैं। एक चीज मुझे लगती है कि जो चिराग पासवान कह रहे हैं वो इसको इस रूप में नहीं देख सकते हैं कि वो अपने लिए कुछ अलग से कर रहे हैं। बीजेपी उनका बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करती रही है अतीत में, तो क्यों नहीं माना जाए कि वो बीजेपी के दूत के रूप में वहां गए हैं, और एक अलग एलाइज के रूप में उनसे कहवाया जा रहा है कि नीतीश जी अगली बार मुख्यमंत्री बनेंगे। ये क्या नहीं, गारंटी लेकिन है आज कि तक तो उन्होंने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि विजय शाह होते तो हमारे यहाँ नहीं होते नहीं, तो हम निकाल देते, ये तो कटघरे में खड़ा। मैं उसके बारे में भी मैं बताता हूँ कि वह जो कह रहे हैं वह ऐसी बात कह रहे हैं जिसमें कि हर्रे लगे ना फिटकरी और रंग चोखा हो जाए। अब इनको बिहार में अपनी पार्टी के उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में इनके हाथ क्यों बंधे हुए हैं, जिस नेता ने इनकी ही जाति बिरादरी की एक बिल्कुल नाबालिग लड़की के शरीर पर उस पर कार चढ़ा दी और कुचल करके वो लड़की मर गई। ये पूरी तरह से हत्या का मामला है। उसमें इनकी पार्टी ने उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की, बल्कि उसको जांच का विषय बता दिया, जबकि पूरी पृष्ठभूमि जो बताई गई थी वो सबको पता है, उस पर अभी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। तो इनके ये कहने का कोई मतलब नहीं रह जाता है कि तो ये क्यों नहीं बीजेपी से कह रहे हैं कि आप निकालिए इनको, क्यों नहीं कह रहे हैं? ऐसे ही मामलों में दूसरे लोगों तो पर दिया जब नेता और कैसे कहता है? नेता ने कहा उसका नहीं, मैं नहीं मानूंगा, मैं उसको नहीं, ये नहीं मानूंगा कि मेरी पार्टी में होते तो मैं उनका ये कर देता वो कर देता। ये कहते कि बीजेपी को उसको तत्काल निकाल बाहर करना चाहिए, ये कह सकते। शब्द अपना वक्त बदल लें, ये कहें कि मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री जी से, जेपी नड्डा जी से, अमित शाह जी से कि इस व्यक्ति को तत्काल पार्टी से निकालें और कैबिनेट से बर्खास्त करें। ये नहीं कर सकते हैं। ये वो कह देना कि मेरी पार्टी में होते तो ये कर देता, तो मैं आपकी पार्टी में तो है नहीं, तो जब आएंगे तब करेंगे। आप जहां अभी है वहां करवाइए कार्रवाई उनके खिलाफ। ऐसे तो कैसे व्यक्ति वो दूसरी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो दूसरी पार्टी का मामला है। वो कैबिनेट जहां वो जिस कैबिनेट में जी जिस कैबिनेट में है उस कैबिनेट का मेंबर वो नहीं है, वो मध्य प्रदेश सरकार में है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि कहीं भी है, मध्य प्रदेश भारत का ही हिस्सा है ना। वो मसला जो है वो मसला भारत पाकिस्तान के बीच कन्फ्लिक्ट के दौरान जो पूरा पोस्टरिंग भारत सरकार कर रही थी, उसमें वो सैनिकों के सम्मान और अपमान का मसला है, और ये एक राष्ट्रीय इशू है। उसी मसले पर सिर्फ यह कहने वाले व्यक्ति को जेल भेज दिया गया, उठाकर एक प्रोफेसर को, कि उसने कहा कि जो लोग आज इस तरह की जो लोग जो इन महिलाओं के को लेकर के वाहवाही कर रहे हैं, वही लोग मॉब लिंचिंग की घटनाओं, मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर कुछ बोलते नहीं है। तो उनको उनके बयान को देशद्रोही मानकर भेज दिया गया जेल उनको। लेकिन यह व्यक्ति जो कह रहा है कि ये आतंकवादियों की बहन है, तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। और चिराग पासवान कहते हैं कि मेरी पार्टी में होते तो हम उनको बाहर कर देते। इसका क्या मतलब है? इसका आप कहिए ना कि भाई इनको निकालिए पार्टी से और इनको सरकार से बाहर कीजिए। खैर उससे मेरे कहने का मकसद ये है कि चिराग पासवान के लिए यह सब कह करके निकल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यह सब कहते रहे हैं। अभी तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो बीजेपी के सामने बिहार में जो संकट है वो ये है कि नीतीश कुमार को लेकर के बीजेपी ने भी, बाकी के दलों ने भी, बाकी यानी कि एनडीए के अलायंस, इन दलों ने भी जो माहौल बनाया और नीतीश कुमार के हरकतों से जो कुछ एस्टेब्लिश हुआ, उसने नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर, नेतृत्व की क्षमता पर सवाल खड़ा कर दिया कि अगली बार नीतीश कुमार नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी लगातार हमलावर हैं, खटारा सरकार और जो ये थका हुआ मुख्यमंत्री, टायर्ड और रिटायर्ड बराबर कहते रहते हैं। तो ये जो परसेप्शन है, इस परसेप्शन के लिहाज से मुझे लगता है कि चिराग पासवान जो कुछ कर रहे हैं, तो क्यों न माना जाए कि बीजेपी एक ऐसा चीज खड़ा करना चाहती है कि ताकि लोगों के मन में ये रहे कि चलिए ये इनके पास एक नेतृत्व है, तेजस्वी के बरक्स।
तो उसको लेकर के एक मेरा मानना है कि यह भी एक पहलू है, इस पर भी सोचने ये भी हो सकता है कि ऐसा किया जा रहा हो ताकि हम अपनी तरफ से मजबूत साफ साफ दिखें। लेकिन जहाँ तक तेजस्वी की बात है, जो आप कह रहे हैं कि क्या बीजेपी वो बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो अभी निश्चित रूप से ये कमजोर स्थिति में तो बीजेपी है, तो बीजेपी से कुछ बार्गेन करने के लिए वो कुछ ऐसा करेंगे, ये कोई अनहोनी बात नहीं हो सकती है, क्योंकि आज की तारीख में बीजेपी उनको देने की स्थिति में है कि दे देगी। लेकिन इसको इस रूप में नहीं माना जाए कि इसमें चिराग पासवान को कोई उनको बढ़त मिल जाएगी एनडीए के भीतर में। उनको अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी, इन लोगों के मातहत ही रहना है। उनको उनके इक्वल फुट पर उनकी कोई बातचीत नहीं हो सकती है। और उन्होंने वो तो जग जाहिर है, जब उन्होंने अपने आप को जब हनुमान घोषित कर रखा है, तो आप देखेंगे कभी भी जो तस्वीर आती है सामने में राम और हनुमान की, तो हनुमान कहाँ नजर आते हैं? राम के चरणों में नजर आते हैं। तो ये जो हालांकि हनुमान बात देखिए, एक आप जब तस्वीर की बात कर रहे हैं तो जरा एक तस्वीर ये भी देख लीजिए। ये तस्वीर है, ये हैं पप्पू सिंह, जिनके बारे में हमने बताया कि उदय सिंह, पप्पू सिंह पूर्णिया के 2 बार के बीजेपी के सांसद। बगल में आरसीपी सिंह, एक दिन पहले आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी का विलय किया। ये दोनों, ये भी बीजेपी इनको टिकट नहीं मिला था, लेकिन बीजेपी के करीबी रहे, बीजेपी में गए, बीजेपी से बाहर आए, पार्टी बनाई, असफल हुए और अब ज्वाइन किया इन्होंने। नीतीश जी के करीबी थे, इस पर हम लोगों ने कार्यक्रम भी किया है। और बेचारे कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती किसी तरह माला में घुस गए हैं। चलिए, वो सब होता है। तो ये पूरे हर स्टेप के साथ प्रशांत किशोर खुलते चले जाते हैं। तो इस पर भी टिप्पणी करिएगा और बताइएगा कि ये जो उदय सिंह यानी राजपूत कम्बो है, उदय सिंह बड़ा पावरफुल राजपूत चेहरा है। और दूसरा जो है, अब इनके भाई भी एनके सिंह हैं, वो भी बीजेपी में हैं। इनकी बहन का भी हमने बताया, वो कांग्रेस में निखिल कुमार की पत्नी रही हैं, सांसद रही हैं। निखिल कुमार खुद कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के। तो एक बड़ी लेगेसी के नेता ने ज्वाइन किया है, पहले से बैक पे थे, अब सामने आ गए हैं। क्या देख रहे हैं? मैं देखता हूं कि हर स्टेप के साथ पीके मैनेजर वाली भूमिका में पहुंच जाते। कितना डैमेज कर पाएंगे, कम से कम पूर्णिया वाले क्षेत्र में कर पाएंगे। पप्पू यादव इनके कारण ही बिदकते रहे, ऐसा माना जाता है। नहीं तो, लेकिन पप्पू यादव को तो पप्पू सिंह ने समर्थन किया था पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान। हाँ, लेकिन राइवलरी रही है जी। हाँ, आपको याद होगा। तो वो तो जो लोकल पॉलिटिक्स की जो राइवलरी थी, उसके कारण उन्होंने ऐसा किया था। और उनको ये लग रहा था कि इससे जो इंडिया गठबंधन जो है उसमें जो दरार पैदा होगी उसका फायदा मिलेगा। इसलिए उन्होंने बिल्कुल अपने एक तरह से जाति दुश्मन को मदद करने का ऐलान कर दिया था पप्पू यादव को। और कभी कभी पप्पू यादव से इनका मिलना जुलना भी होने की तस्वीरें भी एक जगह देखने को मिली है। अभी जो पप्पू सिंह की जो एंट्री हुई है, उसको जो बहुत पहले से जो कहा जा रहा था, जो कनेक्शन जोड़ा जा रहा था, क्योंकि पप्पू सिंह बीजेपी से सांसद रहे हैं, बाद में कांग्रेस में आए, लेकिन उसके बाद 2024 में उनको टिकट उधर मिला नहीं। तो लेकिन इनकी जो पूरी जो राजनीतिक विरासत है वो कांग्रेस और बीजेपी के साथ ही रही है। तो उनके बड़े भाई जो एनके सिंह हैं, जो बड़े ब्यूरोक्रेट रहे हैं, प्लानिंग कमीशन में रहे हैं, तो इनका पूरा परिवार जो है वो उस समय से जब प्रशांत किशोर का अभियान चल रहा था बिहार में, उस दौर से ही ये चर्चा में थे कि इनका सपोर्ट सिस्टम क्या है। तो सपोर्ट सिस्टम में पप्पू सिंह का, इनके शेखपुरा हाउस का जो बेली रोड पर जो है उसका जिक्र हुआ कि वही पूरा कैंप कार्यालय बना हुआ था। अभी भी उस पर वहाँ इनका ऑफिस है एक जन स्वराज का। तो जो सपोर्ट सिस्टम के पीछे पप्पू सिंह का ही और उनके परिवार का नाम आ रहा था, उसमें एनके सिंह की क्या भूमिका है वो स्पष्ट अभी तक नहीं हुई है। लेकिन दोनों भाई साथी हैं और निश्चित रूप से ये इस परिवार का जुड़ाव
पहले से था। ये अब औपचारिक घोषणा हो गई कि पप्पू सिंह पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हो गए। इससे कम का पद तो इनको मिल नहीं सकता था। तो अब आप बताइए कि ये जो मनोज भारती जी है वो उनका क्या होगा। मनोज भारती को जो वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं और ये अध्यक्ष बनकर के आए। हाँ, तो मनोज भारती जी को नमूना बता करके लाए थे कि देखिए हम एक नमूना लेकर के आए हैं। तो इनके पप्पू सिंह के बारे में तो पता नहीं इन्होंने कोई नमूना बताया इनको कि नहीं कि ये भी हमारे नमूने और नगीने हैं हमारे तक इसमें। तो ये उन्होंने ये कहा कि लोग ज्वाइन करते जाएंगे, लोग जनसुराज में आते जाएंगे और मैं पीछे होता जाऊंगा। तो मैं उसको ऐसे कहता हूं कि इस तरह के नेता, अच्छा नहीं, लेकिन एक चीज बताइए, और बातें तो बाद में इम्पैक्ट फैक्टर पर भी बोलिएगा, लेकिन ये बताइए कि ये बदलाव करने का दावा करते हैं प्रशांत किशोर, क्या नीतीश जी और लालू जी के बदलाव के चेहरे ये होंगे? उदय सिंह, पप्पू सिंह और आपके आरसीपी सिंह, बिहार की जनता को का भविष्य यहाँ है क्या है? क्या क्या खेल करना चाहते हैं? देखिए एक चीज तो इस देश में जो कुछ भी बदला है वो आज़ादी के बाद जो कुछ भी नजर आया है, तो उसमें इस देश के आप बड़ी संख्या में जो आबादी है, जो वंचित और शोषित आबादी है, उसको आश्वस्ति कहाँ से मिलती रही है? उसको आश्वस्ति मिलती रही है कि जब राजनीतिक नेतृत्व उसके बीच का रहा है तो उसको आश्वस्ति मिलती रही। बाकी जगहों पर तो का ये ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशियरी हो, तमाम चारों तरफ लोगों का कब्जा है। हेलो जी, हाँ नमस्ते नवल जी, हम थोड़ी देर में करें जो ऑनलाइन है, थोड़ी देर करते। तो ये जी, तो मैं कह रहा था कि तो जो राजनीतिक नेतृत्व है वही लोगों को आश्वस्त करता रहा है, और वह राजनीतिक नेतृत्व निश्चित रूप से उसमें बहुजन चेहरा बहुत प्रोमिनेंट रहा है। लेकिन एक दौर जब आया कि धीरे धीरे अब ब्यूरोक्रेसी में और जुडिशरी में और मीडिया में जो कब्जा रहा है अगरों का, वह और ज़्यादा आज की तारीख में अगर बहुत मुखर होता जा रहा है। और ऐसी स्थिति में जिस तरह के चेहरे को लेकर के आप प्रयोग कर रहे हैं, उससे एक आशंका बनती है, जो उस पर बहुत लिखा पढ़ा भी जा रहा है। और अभी अभी ये चीज़ें जो सामने आ रही है कि कैसे एक पूरा जो हिंदुत्व का जो पूरा उभाड़ है, उसके पीछे जो जिन जातियों का हाथ है, ये सब कुल मिला करके ये ऐसे तबके को आश्वस्ति जो है उसके भीतर में जो लोग वंचित शोषित समाज के लोग हैं, उनके भीतर का जो ये है, उनको जो आश्वस्त करता रहा है कम से कम राजनीतिक नेतृत्व में तो हमारे लोग हैं, और राजनीतिक नेतृत्व असर पैदा करता है निर्णयों को ये ठीक करने में। तो ये जो है, ये जो संकेत है जो आप जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि जिस तरह के लोगों को लेकर के आ रहे हैं, वो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के बीच में एक सवाल तो खड़ा करेगा, जो आप कह रहे हैं कि क्या लालू और नीतीश का ये इनके पास तेजस्वी का, तो तेजस्वी को भी खारिज करते हैं। तेजस्वी यादव को ये 9वीं पास, हालांकि मुझे नहीं पता इनका क्या क्वालिफिकेशन है पप्पू सिंह का, लेकिन किसी ने लिखा था कि आप 9वीं पास वाले के फेल वाले को और पता नहीं पास वाले जो भी है, तो उसके ऊपर तो आप बात करते हैं, लेकिन इतना बड़ा फैमिली है उसमें उदय सिंह ने 12th पास मात्र किया है, ऐसा किसी ने कहा। तो आप क्या विकल्प लेकर के आ, इतनी बड़ी फैमिली जिसमें कई आईएएस, और दूसरी तरफ जो है आप बताया ही, माँ भी सांसद, भाई भी आप एनके सिंह सांसद बीजेपी में, आप 2 टर्म के सांसद हो ही गए, तो आपने क्या पढ़ाई की थी जी। तो ये विकल्प देकर के सामने लेकर के आ रहे हैं हेमंत सर। हाँ, तो ये मैं कह रहा था कि ये जो विकल्प है निश्चित रूप से आश्वस्त करने वाला नहीं है, और वो व्यक्ति के रूप में भी, उनका जाति लोकेशन के लिहाज से भी, दोनों लिहाज से भी आप आश्वस्त करने वाला नहीं है। और तब कि जब आपने वहाँ पर उनको लेकर के आए मनोज भारती को, और उनकी उपयोगिता क्या है कि उनको फोटो फ्रेम में भी वो पीछे दुबके हुए नजर आते हैं।
उनको आप वहाँ दबा करके रख रहे हैं। तो आप उनको निखरने और अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका देने के बदले में आप उनको एक तरह से उनका नाम का इस्तेमाल आप बस जस्ट करते हैं गिनती गिनाने के लिए, और बाकी उनको कोई अपॉर्चुनिटी देते ही नहीं है। तो यह भी सवाल खड़ा करता है कि आप आखिरकार किस तरह का बदलाव करना चाहते हैं। लेकिन उनके दावे हैं कि वो अति पिछड़ों को टिकट देंगे, मुसलमानों को टिकट देंगे और क्या क्या टिकट देंगे, लेकिन जो फिलहाल कर रहे हैं हर सीन के साथ एक्सपोज होते जाते हैं। रमाशंकर सिंह जी लिख रहे हैं कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये प्रशांत किशोर कुछ इसी तरह से बिल्कुल कर रहे हैं। एक और हनुमान विनय कटियार के गुमनामी में है, हनुमान की नियति है चरण सेवा। हालांकि विनय कटियार तो पूरी तरह इनके समर्पित और ये थे। चिराग पासवान डिलेमा में है, एक तरफ सामाजिक न्याय और बहुजन राजनीति भी करना चाहते हैं, दूसरे वो बहुजन जय भीम संवाद करने जाते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी से भी हाथ मिलाए रखना चाहते हैं। हालांकि आज जो हम लोग एक्सप्लोर किए, हेमंत जी खारिज कर रहे हैं, मैं अभी थोड़ा सा डाउट पे रख रहा हूं हेमंत जी के विश्लेषण को, कि मुझे ये लग रहा है कि यदि ये बढ़ गया, हालांकि राजनीतिक कॉन्ट्रडिक्शन का खेल है, आज ये है कल क्या होगा पता नहीं, क्योंकि सीटों का मामला फंसेगा आज भी वहां। हेमंत सर सही कह रहे हैं, चिराग के दोनों कथन भाजपा को मजबूती प्रदान करता है। नीतीश के वे मतदाता जो उनका चेहरा न रहने से हट सकते हैं, रोकने के लिए शाह को निकालने की बात बोलकर सेना को, तो ये तो भाजपा वाले ऑलरेडी पहले से कह ही रहे, लेकिन चिराग का कहना और चिराग के कल मिलने के बाद ये दोनों स्टेटमेंट, और आगे अभी वो बहुजन भीम वो मैं जानना चाह रहा था कि जय भीम वाला क्या, ये जय भीम कार्यक्रम करने जा रहे हैं क्या चिराग पासवान? एक संवाद करने जा रहे हैं, बहुजन भीम संवाद, जय भीम संवाद। अच्छा, इन्होंने कल इसकी घोषणा की थी? ये 1-2 दिन पहले घोषणा की थी। चिराग पासवान पे नजर रखता हूँ, तो ये उनका है, उस पर शायद पासवान की घोषणा है या इनकी पार्टी की ओर से किसी ने घोषणा की थी? चिराग पासवान की ही घोषणा या पार्टी की ओर से, लेकिन ये प्रोग्राम होने वाला है और ये करेंगे। तो कुल मिलाकर के एक बात है कि जो चूंकि स्पेस खाली हो रहा है पुराने लीडर्स से, तो नए लोग, नए यंग लोग अंगड़ाई ले रहे हैं, उसमें चिराग पासवान बेचैन हैं, कहाँ जाएं क्या जाएं। लेकिन वैसे में सीटों का मामला तो फंसेगा। यदि सीट ये 10-12 सीटों पे समझौता कर लेते हैं तो अलग बात है, लेकिन यदि इनका साइज जो इनका डिमांड है 35 सीटों पर जाता है, मिनिमम 30 सीटों पर, तो मुश्किल क्रिएट होने वाला है। तो आगे आगे हम लोग देखते हैं क्या होने वाला है, लेकिन कल के मीटिंग के बाद तो बीजेपी के लिए मुश्किलें होंगी। हो सकता है कि चिराग जी के इर्द गिर्द फिर से ईडी का जो होता है वो सब खेल शुरू हो जाए। राजद, हेमंत सर, राजद में अब एक बदलाव की तैयारी है। जुलाई के पहले सप्ताह तक राष्ट्रीय जनता दल को नया अध्यक्ष मिलने वाला है। एक तरफ राजपूत जाति के उदय सिंह का जनसुराज में उदय हो गया है, और दूसरे जगदानंद सिंह के जाने की खबर आ रही है। और क्या आपको लग रहा है कैसा बदलाव राजद कर पाएगा? क्या मंगनी लाल मंडल जी के बारे में कहा जाता है कि अध्यक्ष बनाए जाएंगे, तो क्या राजद अति पिछड़ा पकेट को साधने की कोशिश कर रहा है? कैसे देख रहे हैं जो बदलाव होने वाला है? देखिए, जगदानंद सिंह के निष्क्रिय हो जाने, पूरा चुनाव होना है, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सारा चुनाव जी, तो उनके निष्क्रिय हो जाने के बाद से तो ये लंबे समय से चर्चा चल रही है कि अध्यक्ष दूसरे किसी को ही बनाया जाएगा और इस बार अति पिछड़ा को ही लाया जाएगा। अब उसमें कुछ दिनों के लिए आलोक मेहता की भी चर्चा हुई थी, लेकिन पता नहीं आलोक मेहता को लेकर के मैं भी उतना आश्वस्त नहीं हूँ। हो सकता है कि ये मंगनीलाल मंडल को ही लाया जाए। मंगनीलाल मंडल खास करके मंगनीलाल मंडल ने जब ज्वाइन किया था तब से ये चर्चा में है कि उनको इसी वादे पे लाया गया जी। हाँ, तो एक तो उनके पास अपनी लेगेसी है, वो कर्पूरी जी के बहुत करीब रहे हैं, और जो कर्पूरी जी का पूरा जो आंदोलन था उस आंदोलन के साथ रहे हैं। सोशल जस्टिस की पर अच्छी उनकी पकड़ है, और वो जिस जाति समुदाय से आते हैं वो आज की तारीख में उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो बीजेपी के साथ है। तो मंगनीलाल मंडल अपने इलाके में भी काफ़ी वो पकड़ रखते हैं, और सोशल जस्टिस का एक राज्यव्यापी चेहरा भी है।
तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि जो आरजेडी में बदलाव की जो शुरुआत है, संगठनिक बदलाव की, उसमें ये साफ साफ दिखेगा, और खास करके उसमें अति पिछड़ों को ज़्यादा महत्व देने की मुझे लगता है कि कोशिश की जाएगी, ताकि ये चुनावी साल है बिहार में, और ये इसको लाने के पीछे ही ये है कि अति पिछड़ा चेहरा सामने रख करके और मैसेजिंग जो करनी है वो उसमें मुरलीधर मंडल का बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। जी, देखिए, एक दौर की राजनीति होती है। इंडियन सिटीजन कर रहे हैं कि SC ST और OBC में ही हिंदुत्व का ज्वार क्यों फूटता है। मेरी जानकारी में आया है कि मध्य प्रदेश के मंत्री जी गौड़ आदिवासी हैं, गोंड आदिवासी, जिनके लिए SIT बनाई गई है। तो अब अपनी अपनी दृष्टि, अब होता ये है इंडियन सिटीजन साहब की, जब अपर कास्ट बोलता है तो उस तरफ ध्यान नहीं जाता है लोगों का। ये पूरी राजनीति का ऐसा ही दौर है जिस दौर में इसी तरह के लोगों का, और भाजपा आदिवासियों के बीच में RSS ने काम किया है, बीजेपी ने काम किया है, तो इसलिए इसके लिए उन लोगों ने ऐसे नेताओं को भी वहां पैदा किया है, बड़े पावरफुल हैं, कद्दावर हैं, उनके भी परिवार का बड़ा होल्ड है, इसलिए बीजेपी वहां हिचक रही है। इस तरह की भी खबरें वहां से नहीं, उसमें एक चीज और देखने की जरूरत है। जो सवाल जो पूछ रहे हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि आप इस बात पर जरूर गौर कीजिए कि फोन करते हैं 5 मिनट ऑनलाइन। तो ये देखा, हाँ, तो उसमें देखने वाली बात ये है कि जो लोग ये इसका उदाहरण दे रहे हैं कि वो आदिवासी और SC ST उनके हिंदुत्ववादी एजेंडे के साथ हो जा रहे हैं, तो उनको साथ में ये भी देखना चाहिए कि किस तरह से ग्वालियर में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का विरोध हो रहा है, और वहाँ के वकीलों का एक बड़ा तबका जो है उसकी खिलाफत में खड़ा हो गया हुआ है। तो मैं तो कहता हूँ कि जो हिंदुत्व का जो असली चेहरा है वो यही है। तो दोनों काम एक ही साथ हो रहा है, एक ही समय में ये घटित हो रहा है। एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध हो रहा है, उनकी मूर्ति नहीं लगाने दी जा रही है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी उनके सबसे बड़े भक्त बनकर के सामने आते हैं। दूसरी ओर एक तीसरा कोण यह है कि विजय शाह जैसे ये आदिवासी नेता वो हिंदुत्व के का सबसे बिगड़ा हुआ चेहरा बनकर के सामने आते हैं। तो ये सब कुछ जो है इसके ये अलग अलग विश्लेषण की मांग करता है, लेकिन ये इतना तय है कि जो ये हिंदुत्ववादी शक्तियां हैं वो कम से कम दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए के हक में तो नहीं जा सकती। किसी नेता का हो सकता है कि नेतागिरी उसकी चमक जाए, वो आपको विजय शाह किसी राष्ट्रपति के उम्मीदवार बन सकते हैं आपके बीजेपी की ओर से। ये राजनीति का ये दौर चलेगा। तो वहां तो मंगीलाल मंडल कह रहे हैं वरिष्ठ और अनुभवी नेता है, राजद अगर इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं तो राजद को बहुत लाभ होगा। और रामाशंकर सिंह कह रहे हैं कि लंबा लाल टीका, पूरे हाथ में लाल धागा लपेटकर अम्बेडकरवादी राजनीति नहीं हो सकती, मोदी जी की जी हुजूरी ही विकल्प है। तो ये है, लेकिन पिछले 24 घंटे में जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें उनका हो सकता है कि वो ध्वज भी हटा दें, वो टीका विका भी अब धीरे धीरे हटा दें, या राजनीति है चाचा को ही निगल लें। लेकिन चाचा ने इस बार जो पारी खेली और कल जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है उसके मायने रखते हैं। तो कुल मिलाकर के बिहार अभी गियर अप हो रहा है राजनीति में। हम लोगों ने, हेमंत जी और हमने बात की, अभी तैयारी हो रही है किस दिशा में बिहार की राजनीति जाएगी, उस सब पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन कल की घटनाएं बड़ी मेजर घटनाएं हैं और बिहार की राजनीति का एक स्वरूप उससे उभरता है। खास करके उदय सिंह का जन स्वराज के फ्रंट पे आ जाना, बैक पे तो थे ही थे पहले से पप्पू सिंह का, और दूसरा चिराग पासवान के बदले तेल, जो बीजेपी के फिलहाल खिलाफ दिखाई पड़ता है या नहीं। हेमंत जी हमसे सहमत नहीं है। हेमंत जी का कहना है कि बीजेपी के खिलाफ नहीं है। आप सब में से भी बहुत मौका। हेमंत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर, और जितने भी आउटसाइड पैंडिट्स थे आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।